नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को मित्रों। लीजिए जनाब, आईएमएफ ने पाकिस्तान के पिछले ये जो अगला आने वाला फिस्कल ईयर है, इसके बजट पर अपने कंसर्न रेज कर दिए। अब उन्होंने जो कंसर्न रेज किए सो किए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो इशहाक डार हैं, उन्होंने आईएमएफ के कंसर्न पर कंसर्न अपने खड़े कर दिए। और साथ ही साथ ऐसा करते हुए उन्होंने आईएमएफ के नाइन्थ रिव्यू को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया। मुश्किल कैसे बना दिया ये भी बताएंगे हम आपको यहाँ पर। और फिर आईएमएफ के जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आईएमएफ के जो पाकिस्तान बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अगले साल के अपने बजट में टैक्स नेट को बेहतर करने का एक बेहतरीन मौका गंवा दिया है। इसके अलावा 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक की जो पाकिस्तान में आमद है, जो आप उस पर जो एमनेस्टी दी गई है, यानी कि क्या कहा गया है कि अगर आप 1 लाख डॉलर तक पाकिस्तान लेकर आते हैं तो कोई माई का लाल आपसे पाकिस्तान में ये नहीं पूछेगा पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, आपने कैसे बनाए। यानी यानी कि बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका पाकिस्तान ने इजाद किया है, सिर्फ इस लालच में कि उनको ज्यादा से ज्यादा वहां से डॉलर मिल जाए और वो लोग जिनके पैसा बाहर पड़ा हुआ है, ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, वो ब्लैक मनी यहाँ पाकिस्तान वो लेकर आए। तो ये हालात है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो एमनेस्टी दी गई है, इस पर आईएमएफ ने अपनी 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 अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है अपने एक्सप्रेस किए हैं। ओके, बजट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा, आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव ने, कि पाकिस्तान ने बीआईएस यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये उस तरह का प्रोग्राम है जहां पर गरीब जो लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको आर्थिक मदद दी जाती है, उन परिवारों को। तो ये बीआईएस यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो पैसा रखा गया है वो भी नाकाफी है, बहुत कम बताया उन्होंने कि ये पैसा कम है। तो आप एक बात उससे देख लीजिए कि पाकिस्तान की आईएमएफ पाकिस्तान से या पाकिस्तानी सरकार से सिर्फ यही नहीं कहता है कि आप कहाँ कहाँ से टैक्स वसूलिए, तो वो ये भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको किन जगहों पर पैसा खर्च भी करना चाहिए। यानी गरीबों की मदद के लिए अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आईएमएफ उसको सिंपैथेटिकली देख रहा है कि ये अच्छी बात है कि आप गरीबों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये गरीबों के लिए जो फंड आपने बना रखा है, बीआई प्रोग्राम जो चला रखा है, इस प्रोग्राम में आपने जो पैसा डाला है ये गरीबों के लिए कम है। तो बेसिकली आपको यहाँ पैसा ज्यादा डालना चाहिए था। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ वसूली पर ही ध्यान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गरीबों का भी ध्यान रखने की बात कर रहे हैं आईएमएफ वाले। लेकिन ये बात आईएमएफ ये स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे जो इशाकदार हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इस बारे में बात ही नहीं करती कि दरअसल आईएमएफ इन चीजों को कितना सिंपैथेटिकली देख रहा है। इनफैक्ट आपको याद हो तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सैलाब यानी कि फ्लड अफेक्टेड लोगों को कोई मदद दी जा रही है तो हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है। आगे चलिए हम इसको और लेके चलते हैं। साथ ही इस बात की उम्मीद भी जताई है आईएमएफ ने कि पार्लियामेंट में ये बजट पास होने से पहले आईएमएफ की जो भी आईएमएफ के नियम हैं उनके अनुसार इस बजट को ढाल लिया जाएगा। उसके अलावा फिर वही उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे और हम पाकिस्तानी सरकार से इस बारे में लगातार बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आईएमएफ पूरी तरह भाग गया है, वो लगातार मौका दे रहा है पाकिस्तानी सरकार को कि वो अपनी गलतियां जो उसने बजट में की हैं उनको सुधारें और प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। तो आगे लीजिए। तो हमारे कल कल क्या हुआ, कल जनाब इशहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने इस नाराजगी पर यानी कि आईएमएफ की नाराजगी पर अपनी नाराजगी दिखाई, नाराजगी दिखाई उन्होंने। और उन्होंने ये सब कहते हुए जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अब जरा गौर से सुनिएगा, ये लंबी स्टेटमेंट उनकी जो मैं आपको पढ़ के दे रहा हूँ, ये बेसिकली कोट एंड कोट है, तो जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ ये इशहाक डार की तरफ से। तो वो कह रहे हैं, इशहाक डार साहब कह रहे हैं आईएमएफ की इस टिप्पणी के ऊपर कि पाकिस्तान एक सारन मुल्क है, आईएमएफ की हर बात नहीं मान सकते हम। पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क और दूसरे एक्सटर्नल एलिमेंट्स चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, फिर आईएमएफ हमसे मुज़ाकरात करे, हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। आईएमएफ चाहता है कि हम किसी भी सेक्शन को कोई भी रिलीफ ना दें। अब एक सारन मुल्क होने के नाते हमको इतनी छूट तो होनी चाहिए कि हम थोड़ी बहुत छूट दे सकें। हमें मालूम है कि हमें कहां से कितना टैक्स इकट्ठा करना है। हमें टैक्स टारगेट पिछले साल, हमारा जो टैक्स टारगेट है वो पिछले साल 7,200 अरब डॉलर था, अरब रुपए था, जो अब बढ़कर 9,200 बिलियन कर दिया गया है।
तो आईएमएफ ने कहा है कि कोई टैक्स रिलीफ ना दें। अब चाइना, अब जरा सुनिए ये खेल कैसे, वो अपनी बात कैसे पलट रहे हैं और सारी बात को उठा के कहाँ से कहाँ ले आ रहे हैं। आईएमएफ ने कहा है कि किसी तरह की कोई टैक्स रिलीफ किसी को भी ना दें। अब चाइना सारा खेल समझ गया है। ये चाइना कहाँ से आ गया अल्लाह जाने, कूद पड़ा चला चाइना न जाने कहाँ से। अब चाइना सारा खेल समझ गया है, उसे पता चल गया है कि पाकिस्तान के साथ में पॉलिटिक्स की जा रही है। अब जरा सोचो, बजट तुम्हारा, मुल्क तुम्हारा, इकोनॉमी तुम्हारी, आईएमएफ के रिलेशन तुमसे, एग्रीमेंट के लिए तुम जा रहे हो, भीख तुम मांग रहे हो आईएमएफ से, बीच में चाइना पता नहीं कहां से आ गया। पर फिर देखते हैं। और बाय द वे, अगर आप चाइना का फॉरेन रिजर्व देखें तो जरा देखिएगा कितने का है ना, वो ट्रिलियंस में है। यानी कि 2 बिलियन निकाल के मुंह पे मार के पाकिस्तानियों के हेल्प करना चाइना के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए वो चाइना नहीं कर रहा है। लेकिन हम इस बारे में बात करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉग मैं 2 भागों में करने जा रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको ये पहला भाग कर रहा हूँ और इसके इमीडिएट बाद एक दूसरा भाग में और करूंगा आपको, ताकि आपको सारी बात समझ में आए। देखिए हमारा रिटेंशन स्पैन आजकल जो अटेंशन का जो रिटेंशन है वो बहुत कम होता है। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं घंटे भर का व्लॉग करूँ, तो मैं छोटे-छोटे 2 व्लॉग करके आपको दे रहा हूँ, ताकि इस मसले की जानकारी सारी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख भी पाएँ। तो आगे चलते हैं। हमारे इसाकदार साहब आगे कह रहे हैं कि आईएमएफ ने कहा है कोई टैक्स रिलीफ ना दें। अब चाइना सारा खेल समझ गया है, उसे पता लग गया है कि पाकिस्तान के साथ में पॉलिटिक्स की जा रही है। आईएमएफ का प्रोग्राम हो या ना हो, गौर से सुनिएगा, ये अगले 2 जुमले जो है ना वो कमाल के हैं जो बोल रहे हैं, और कंप्लीटली इन कंट्रास्ट टू ईच अदर। आईएमएफ का प्रोग्राम हो या ना हो, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सुनिए, आईएमएफ का प्रोग्राम हो या ना हो, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कहते हैं आईएमएफ के साथ किया जाने वाला प्रोग्राम इसी माह पूरा कर लिया जाएगा। अब जरा सोचो, आप सिर पकड़ के बैठ जाए, भाई सोच तो ले तूने कहना क्या है। मतलब कभी पलटी यूं तो कभी पलटी समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहा। कभी कभी कह रहे हैं कि हमारे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, आईएमएफ पॉलिटिक्स कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स हो रही है, फिर कह रहे हैं हम इस महीने प्रोग्राम भी पूरा कर रहे हैं। अब आईएमएफ का प्रोग्राम, अच्छा, और फिर कह रहे हैं हमको फर्क भी नहीं पड़ता है, और फिर भी कह रहे हैं हम इसी माह पूरा करेंगे। तो आईएमएफ के साथ किया जाने वाला प्रोग्राम इसी माह पूरा किया जाएगा। आईएमएफ के साथ डायलॉग चल रहा है, बातचीत खत्म नहीं हुई है। ओके, 9th रिव्यू सितंबर में पूरा होना था, सितंबर में, गॉन बाय सितंबर। लेकिन 3 महीने तक आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई ही नहीं। अब सवाल ये है, जरा गौर से सुनिएगा, कि आईएमएफ की टीम क्यों नहीं आई थी? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने 9th रिव्यू की तैयारी पूरी कर ली है। आईएमएफ जो शर्तें आपको लगा रहा था वो आप पूरी कर ही नहीं रहे थे। तो 3 महीने तक इंतजार कर रहे थे, भैया कर लो। तो हमें दिसंबर के आखिर में क्रिसमस की छुट्टियां पड़ जाती हैं, इसलिए वो बाद में फिर जनवरी के बाद आए थे। तो जनवरी के आखिर में आए थे, 9 फरवरी को रुके थे। तो लेकिन अच्छा, वो कह रहे हैं आगे कि ओके, आईएमएफ की टीम पाकिस्तान, 3 महीने तक पाकिस्तान टीम आई नहीं। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम बहाल हो जाए, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम बहाल हो जाए, लेकिन एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। 9 फरवरी तक बातचीत चलती रही। कन्वेंशनली, जनरली जो ऐसा होता है कन्वेंशनली, इसके बाद में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है, नहीं आया। फरवरी से अब तक प्रोग्राम में डिले होने का कोई रीजन बनता ही नहीं। अगला बजट आईएमएफ की कंसल्टेशन से नहीं बनाया। अगला बजट मतलब ये जो बजट पेश होना है अभी, वो नहीं बनाया। उनको बताया है कि 9th रिव्यू कंप्लीट करें, 10वें रिव्यू पर बातचीत शुरू करें, और उसके बाद बजट पर बातचीत होगी। हम आईएमएफ से बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर आगे सुनिए, फिर देखिए आईएमएफ क्यों खिंचाई करते हैं। 30 साल में इस तरह की कोई डील आईएमएफ की हमने नहीं देखी। आईएमएफ को छोटी से छोटी टैक्स की छूट चुभ रही है। आईएमएफ का कहना है कि डॉलर मार्केट रेट पर ले आए, लेकिन डॉलर तो पहले से ही मार्केट रेट पर चल रहा है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप 6 अरब डॉलर है। 30 जून तक खातों का जो फाइनेंशियल गैप है वो 4 अरब डॉलर का है। खसारे की बात कर रहे हैं, खसारा जिनका है वहां पे डेफिसिट जो है वो 4 अरब डॉलर का है। आईएमएफ को 3 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग की गारंटी दे दी है, 2 अरब सऊदी अरब से और 1 अरब यूएई से। अब 1 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक और जेनेवा कन्वेंशन से मिलेगा, लेकिन आईएमएफ अभी तक 6 अरब डॉलर पर ही अटका हुआ है। 2 अरब डॉलर का भी बंदोबस्त कर देंगे, ये भी तो है ना। वो फिर देखिए धमकी दे, जैसे वो मतलब एहसान करने को आईएमएफ 2 अरब डॉलर का भी बंदोबस्त कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, कर देंगे। ये है इशाकदार साहब का जनाब कल का बयान। अब आप जरा देखिए,
इसके बाद में आते हैं, ये तो हुआ यू नो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हमारे इशाकदार साहब दिखा रहे थे, देख रहे थे। आगे देखिए दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है वो क्या है। मूडीज ने, इसमें पिछले 2 दिन पहले प्रोग्राम भी दिया था आपको मैंने, मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की एक्सटर्नल सेक्टर की हालत बहुत नाजुक है। गवर्नमेंट ने बजट में एक्सटर्नल डेट के लिए 21 अरब डॉलर का एक्सटर्नल सोर्स से निकालने के लिए कहा है। मतलब 25 अरब डॉलर की देनदारी है अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले फिस्कल में, जिसमें से गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया 21 अरब डॉलर जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से लेकर आओ, 25 में से 21 बाहर से लेकर आओ। कैसे? इसमें से वो क्या कर रहे हैं, सरकार क्या प्रपोज कर रही है कि 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो यूरो बॉन्ड से निकाले जाए, 4.6 बिलियन डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंक से लिया जाए लोन, 2.4 जो है वो आईएमएफ से, और 2.7 वो इंटरनेशनल एजेंसी से कर्ज में लिया जाए। तो अब जबकि बाकी की रकम के लिए गवर्नमेंट उम्मीद ये कर रही है, इसके अलावा भी बचेगी ना 21 में, तो कह रहे हैं बाकी की जो है गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही है कि उसमें यूएई कोई मदद देगा, चाइना मदद देगा, यूएई मदद देगा। ये तीनों कंट्रीज मिलके जो बाकी के पैसे हैं वो पूरे करेंगे। लेकिन नियर फ्यूचर में दोस्तों ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान यूरो बॉन्ड्स या कमर्शियल बैंक से कोई कर्जा ले पाएगा। पिछले साल भी पाकिस्तान को यूरो बॉन्ड से कोई कर्ज हासिल नहीं हो पाया था। कमर्शियल बैंक से भी 521 अरब डॉलर का कर्ज लिया गया था, लेकिन टारगेट कितना था? 1400 रुपए का कर्जा रखा गया था, जिनमें से मिला कितना? 521। तो आप ये देखिए, ये पिछले साल की बता रहा हूँ आपको, तो कि टारगेट आपने किया 1400, मिला आपको 521 टोटल। पाकिस्तान को अगले फिस्कल में दोस्तों 25 अरब की पेमेंट करनी है, जो पहले बता चुका हूँ। लेकिन 3 जून को पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 3.9 बिलियन डॉलर बचा था। तो इसमें एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग गैप को लेकर अगले फिस्कल ईयर में मामला बिल्कुल नाजुक हो चुके हैं। आईएमएफ से भी 2.4 बिलियन डॉलर मिलना श्योर नहीं है। जब ये एक्सटर्नल की बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने आईएमएफ से 2.4 की बात की थी कि वहां से ले लेंगे, तो वो भी मिलना श्योर नहीं है। और पाकिस्तान अगले आईएमएफ प्रोग्राम में जाएगा या नहीं, ये भी अगले इलेक्शन के बाद, ये जो नेक्स्ट इलेक्शन होना है उसके बाद हो पाएगा, जो कि कहा जा रहा है अक्टूबर 2000 में होगा, सॉरी अक्टूबर 2023 में होगा। तो अब होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, सिर्फ उम्मीद है कि अक्टूबर में होगा। नहीं हुआ तो और लंबा, यानी कि वो आईएमएफ का प्रोग्राम भी फिर और लंबा देर से शुरू होगा, तो तब तक रोजी रोटी का क्या जुगाड़ होगा ये पता नहीं। तो और उसके बाद भी आईएमएफ से बातचीत होगी अगर अक्टूबर में इलेक्शन भी हो जाता है तो उसके बाद बातचीत होगी, वो बातचीत कब तक चलेगी कोई नहीं जानता, और उसके बाद में फाइनल एग्रीमेंट होते होते कितना टाइम लगेगा ये भी कोई नहीं जानता। तो पाकिस्तान के पास अपने एक्सटर्नल फंडिंग के लिए दोस्तों इस वक्त पैसा जनरेट करना एक चुनौती रहेगा। ओके, तो मूडीज ने इस बात को अंडरलाइन किया है कि पाकिस्तान फाइनेंस के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी पिछले हफ्ते की बात है नहीं, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करने के दिन देर रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि प्रेस मीट्स की अलग अलग चैनल्स में जा रहे थे, वहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने बायलैटरल कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर बातचीत कर रहा है। अब उसके 2 दिन बाद जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने बिल्कुल साफ ये बात कही कि भाई हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, सरकार के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम जो बायलैटरल डेट्स हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हो। यानी फाइनेंस मिनिस्टर की बात को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है वो कंप्लीटली डिनाई कर रहा है। इन टर्न कह क्या रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, सीधी बात ही कि वो जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, मिनिस्टर स्टेट फॉर फाइनेंस मिसेस आयशा पाशा, उन्होंने भी फाइनेंस कमेटी के सामने ये बात कही थी कि पाकिस्तान के पास कोई प्रोग्राम बी नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है। ये बात इशाकदार अक्सर कहते रहे हमारे पास प्लान बी भी है, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, हमारे पास एक अकेला ऑप्शन है और वो है आईएमएफ, और कुछ भी नहीं है हमारे पास, झोला खाली है ऑप्शंस का। तो मित्रों ये रहे वो तमाम सब शॉर्ट जो इशाकदार साहब ले रहे हैं। मैं इस पर मजीद आपको और डिटेल दूंगा अगले व्लॉग में, जो इसके बाद बहुत जल्दी ही आपको देने जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी आज शाम को ही दे रहा हूं आपको। तो ये मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं बात को, इसलिए मैं उसको यहां तक दे रहा हूं। अभी अगले 2 घंटे में मैं आपको अगला व्लॉग इसके लिए और देता हूं। तो दोस्तों इसको गौर से देखिएगा और देखिएगा ये कि किस तरह से हमारे प्यारे इशाकदार भाई
इसमें अपनी ही बातों को लगातार कैसे झुठलाते हैं, कैसे वो एक जगह पर आकर कहते हैं कि हम हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आईएमएफ आए या ना आए, फिर वो कहते हैं हम इसी महीने सारा प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, हम संपर्क में बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं और हम प्रोग्राम के साथ कमिटेड हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ तो जियोपॉलिटिक्स हो रही है, आईएमएफ हमारे साथ राजनीति खेल रहा है और ये सब। आप ज़रा सोचिए, आप भीख भी माँगना चाहते हैं और भीख माँगने की आपकी अपनी शर्तें भी हैं कि भाई साहब 100 से नीचे नहीं लूँगा, 100 रुपये ज़रूर देना और वो भी उसमें छुट्टे मत माँगना मेरे से कोई। तो इस अगर आपने गलती में 500 का दे दिया तो वो भी मेरे हो गए। मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप अपनी अपनी कमजोरी को बात नहीं कर रहे हैं, ना उस कमजोरी को रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, ठीक करने की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ माँगने की बात कर रहे हैं और वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। क्या बात है! तो दैट्स इशाक डार, ऐसे ही होता है। तो हम दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहाँ पर मैं इसके ऊपर और आपको डिटेल दूँगा। ये भाग 1 है, पार्ट 1 है इसका। मैं सेकंड पार्ट में आपको और डिटेल देने जा रहा हूँ, जो और भी चौंकाने वाली है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय फॉर नाउ।